बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, और इसी दुआ और यकीन के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। और वीकेंड का ये वो टाइम होता है कि चीज़ें बहुत सारी माइंड में होती हैं, प्लानिंग भी हो रही होती है, और ये वो वाला मौसम है कि जिसमें दिल कर भी रहा होता है काम करने का, थोड़ी सी सुस्ती भी होती है। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि जितने भी काम हो उनको पेंडिंग में ना डालें, यानी कल में ना डालें। मुझे याद है बचपन में एक मैं किताब पढ़ती थी, एक नॉवल था, उसका मफहूम, वो तो खैर बहुत ज़्यादा पेजेस का था, लेकिन उसमें मफहूम ये था कि एक बच्ची थी और वो हर काम को कहती थी मैं कल कर लूँगी। उसकी अम्मी उसको कहती थी बेटा तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ हाँ अम्मी मैं कल कर लूँगी। बेटा तुमने फ़लाँ काम कर लिया? नहीं अम्मी मैं कल कर लूँगी। और वो करते 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 चीज़ें पाइल अप उसकी हो जाया करती थी, और जब एंड में चीज़ें पाइल अप हो जाया करती थी तो उसके लिए हर काम करना इतना मुश्किल होता था। तो ख़वातीनो ज़ात, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ज़िंदगी में साथ साथ काम करते जाएं। जो चीज़ें आप प्लान करें उनको कल पर मत डालें, और अपने बच्चों में भी इस बात को मेक श्योर करें कि ये बात उनको सिखा दें, उनकी शख्सियत का हिस्सा बना दें। जिस तरह हमारे माँ बाप ने, हमारे पेरेंट्स ने ऐसी तरबियत हमारी की है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो काम या जो जिम्मेदारी हमने पूरी करनी होती है वी मेक श्योर कि हम टाइम पे अपनी तरफ से कोशिश कर लें, बल्कि कोशिश नहीं यकीनी बनाएं अपनी तरफ से कि हम वो काम कर लें। और फिर आप देखें कि खुद ही अल्लाह ताला काम में बरकत भी डाल देता है। तो ये जो सुस्ती होती है ना, ये इंसान को कामयाबी तक नहीं पहुंचा सकती, ये मेरा मानना है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में आप देखें, दे आर ऑलवेज डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल हैं, कम गुफ्तगू करेंगे, एक्शंस में ज़्यादा यकीन रखते हैं, यानी काम करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज़ नहीं लोगों को करेंगे, क्योंकि उनका फोकस होगा कि उन्होंने अपने एम्स को, अपने गोल्स को और अपनी सक्सेस को हासिल करना है। तो इसलिए ये आप देखिएगा, ये वो सारी क्वालिटीज़ हैं सक्सेसफुल लोगों की जो मुख्तलिफ शोबों से इंटरनेशनली आप अगर देखें वाबस्ता है, तो ये तमाम क्वालिटीज़ आपको उनमें नज़र आएंगी। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दुआएँ तो हैं ही हैं बड़े बुजुर्गों की, लेकिन ये क्वालिटीज़ भी अपने में इनकलकेट ज़रूर करें। अच्छा जी, शेफ़ अनम ने बनाना खाना शुरू कर दिया है, तो पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बताएं जी क्या हो रहा है? आज हम बना रहे हैं ऑरेंज मोहितो बनाएंगे। ठीक है। मगर मैं यूज़ करूंगी जो रेड ब्लड ऑरेंजेस होते हैं वो वाले। ठीक है। और साथ में हम बनाएंगे चिकन बॉक्स पैटिस, और साथ में जो है आज मैं बनाने जा रही हूँ क्लब सैंडविच। ओके ठीक है। तो उसके साथ जो कोल्स्ला और फ्राइज, जो उसका कंप्लीट कॉम्बिनेशन, उसके बगैर तो जी गुनाह है अगर आपने क्लब सैंडविच बनाया और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज और कोल्स्लॉ ना हो। बिल्कुल आप बनाना शुरू करें। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात किचन के सेगमेंट में होगी। ख़वातीनो ज़ात, सादिया अरशद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आज हम सादिया अरशद साहिबा के सेगमेंट में स्टोन्स पे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि डिफरेंट स्टोन्स रेकमेंड किए जाते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी समझना ज़रूरी है। उस पर बात करने से पहले रिमशा खान को वेलकम करेंगी। शी इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस, और ये बिजनेस तो करती हैं, एंटरप्रेन्योर तो हैं ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। आप इनके मुख्तलिफ गाए हुए गाने डिफरेंट बड़े चैनल्स के जो प्लेज हैं उनके OSTs की सूरत में इनको सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक यू रिमशा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी सादिया, स्टोन्स के बारे में बात करते हुए। अच्छा जी, बेसिकली जेम स्टोन्स जो हैं वो डिफरेंट क्वालिटीज़ के होते हैं, और इसको बेसिकली मैं सबसे पहले, जिस तरह हमने लास्ट वीक हमने कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे, हर जेम स्टोन जो उनसा होता है ना, जैसा कहा जाता है कि जी एरीज है तो वो ये पहन लें, लियोज है तो वो ये पहन लें, ऐसा नहीं होता है। जब तक हम किसी का बर्थ चार्ट देखें बताया कैसे जाता है, मैं थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में आज एक बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो प्लैनेट्स होते हैं ना, जिस तरह मरकरी वीक है, आपका जुपिटर वीक है, आपका सन वीक है, उसके हिसाब से बताया जाता है कि आपको फ्लां जेमस्टोन सूट करता है। किसी भी प्लैनेट की एनर्जीज को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए जेमस्टोन्स रिकमेंड किए जाते हैं अगर ज़रूरत हो। ठीक है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप पहनिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सादिया, अब यहाँ पे ये एक सवाल है,
मेरा फॉर एग्जांपल गोल्डन टोपैज है, ये आपने रेकमेंड किया था और मैं बहुत अरसे से पहन रही हूँ। मेरी वालदा ने पहले किया और उसके बाद फिर जब इनसे मुलाकात हुई तो शी सेड कि इसको थोड़े बड़े साइज का पहनो, और मैंने पहनना शुरू कर दिया तब से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई और स्टोन ना पहनूं, यानी मैं अगर वैसे भी 2 घंटे के लिए किसी इवेंट पे जाना है तो मैं रिंग्स फिर पहनती नहीं, क्योंकि मेरे जहन में एक चीज़ वहम है, एक मिथ है कि चूंकि ये मेरा स्टोन है तो इसके अलावा मैं किसी भी और रंग का स्टोन पहनूंगी तो शायद अल्लाह ना करे उसका कोई नेगेटिव असर होगा। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल पहन सकती हैं, मज़े से पहने, कोई मसला नहीं है। देखिए बात ये होती है कि मैंने जिस तरह, होता क्या है कि किसी भी जेम स्टोन को हम हील करके पहनते हैं। हीलिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल कि अब जिस तरह आपने येलो टोपाज पहना हुआ है, गोल्डन टोपाज भी इसको कहा जाता है, अगर इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आप अगर पहनना चाहते हो तो बेसिकली येलो सफायर होता है जिसको पुखराज कहा जाता है। अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उसका ऑल्टरनेटिव या उसको हम कहते हैं कि आप गोल्डन टोपाज पहन लीजिए। अब यहाँ पे ये भी बहुत मसला है, अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स हजरात ही जो बेच रहे होते हैं या करना, वो कहते नहीं जी आपने पुखराज ही पहनना है, आपने येलो सफायर ही पहनना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ का, मैं बताने का मकसद आज सिर्फ यही था कि हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। ओके, ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव है, आप पहन सकते हैं, हर कोई पहन सकता ठीक है। और कुछ जेमस्टोन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। एक और शोज हम करेंगे जिसमें मैं बताऊंगी कि क्वार्ट्ज क्या होते हैं, वो एक हम सेपरेट एक शो करेंगे। अच्छा, आप पहनिए, इसके साथ आप बेशक कुछ और भी पहनिए, किसी चीज़ को कम देर के लिए पहनना आपके ऊपर असर नहीं करता। ओके, यानी कम देर के लिए। हाँ, कम देर। जिस चीज़ को आप मुसलसल पहनेंगे वो डेफिनेटली आपको इफ़ेक्ट करेगा। आपका जुपिटर वीक है जिसकी वजह से आप ये पहन रहे हैं, वो आपकी एनर्जीज को आहिस्ता 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 इन्हांस करता है। ये ऐसा ही है। फ़र्क क्या होता है, जिस आप किसी डॉक्टर के पास जाए वो आपको कहता है आपके अंदर कैल्शियम, विटामिन या किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी कमी है, बिल्कुल ठीक है, और वो आपको उसके सप्लीमेंट्स देता है। तो ये आपका कोई प्लैनेट जो वीक होता है, समझ लीजिए कि उसका ये सप्लीमेंट है उसकी एनर्जीज को इनहांस। बिल्कुल सही। फिरोजा जो पत्थर है, फिरोजा पहनने के लिए बड़ा सुना है सख्त है, उसका जो है बहुत सख्त होता है फिरोजा, ब्लू सफायर। ठीक है, ये कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनको पहनने से पहले एक बार नहीं 10,000 बार सोचिए। अच्छा, ओके, एक बार नहीं 10,000 बार सोचिए। इनको नहीं पहनते हैं, और ये अक्सर मैंने सुना है कि जी आप ब्लू सफायर इतने कैरेट का पहन लीजिए, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जिसका सैटर्न वीक होता है उसको या कह दिया जाता है कि जी आप ब्लू सफायर पहन, ठीक है, या जिसपे 60 सती लगी होती है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा सैटर्न वीक है? यार आप जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, to go to an astrologer, जिनका कैप्रिकॉन या एक्वेरियस होता है ना, आपके में कैप्रिकॉन हो, आप एक एक्वेरियस, उसको अक्सर उसको कहा जाता है जी ब्लू सफायर पहन लो। ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका अगर सैटर्न डिपेंड कर रहा होता है, जिसको हम शनि कहते हैं, सैटर्न कहते हैं, ज़ुहल कहते हैं, अगर वो किसी भी तरह से आपके जायचे में वीक है, देन यू नीड इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग कई दफ़ा उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी जगह पे जो मैं प्रेफर करती हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मून स्टोन। मून स्टोन, अच्छा मून स्टोन, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करते हुए, मुझे भी नहीं मालूम था कि मून स्टोन नाम का कोई स्टोन है। मैंने लास्ट भी प्रोग्राम्स में पूछा मून स्टोन कौन सा वाला, तो फिर सादिया ने कहा मून स्टोन है ही, मून स्टोन उसका नाम है। और ये बेसिकली करता है कि ये एक हीलिंग स्टोन। ये वाइट आपने बताया था, ये ऑफ वाइट, ये बेसिकली एक दूधिया रंग का होता है। तो बेसिकली आप किसी भी दुकान पे जो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, और इट्स वेरी चीप। ओके, बहुत सस्ता है। ठीक है, मजे की बात है, बहुत सस्ता है। ओके, ब्लू सफायर जितना महंगा है ये उतना ही सस्ता है। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये हीलिंग करता है आपके जिन लोगों के मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, और वो किसी भी स्टार के लिए हो सकते हैं, ये हर कोई पहन सकता है। यानी रिमशा में हम सब पहन जी बिल्कुल पहन सकते हैं। जिन बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। एक ये, और एक मैंने जिस तरह क्वार्ट्स की बात की तो रोज़ क्वार्ट्स, ये मैं किसी दिन शो में लेकर आऊँगी, मैं बाकायदा दिखाऊंगी कि रोज़ क्वार्ट्स क्या होता है। ये ट्री की फॉर्म में मेरे पास हैं, ये टम्बल्स की फॉर्म में मेरे पास हैं। ये इतने मज़े की चीज़ है, ये एकदम से आपके मूड को बेहतर। बिल्कुल सही। सादिया, अकीक पत्थर ये भी बहुत बेहतरीन, अकीक भी इसी तरीके से है। Anyone can wear it? Anyone can। ये कुछ ऐसे जिस तरह मैंने बताया है कि ये स्टोन्स हैं, ये हर दुर्र नजफ है, ये अकीक का कलर क्या बना?
अच्छा, ये होता है जी, अकीक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऑरेंज में भी होता है, येलो में भी होता है, लाइट येलो सा भी होता है। जो लाइट येलो सा होता है ना, ये रूहानियत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, स्पिरिचुअलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी आपके मिजाज को ठंडा रखता है। और रेड भी है बहुत कॉमन। जो आतिशी मिजाज के लोग होते हैं ना, तेज फायरी एलिमेंट वाले होते हैं, वो येलो कलर का पहने। ओके, उनके लिए रूहानियत, ठंडा मिजाज होना, जो तपिश वाले लोग होते हैं, बेसिकली जिनका मार्स बहुत होता है, स्ट्रांग होता है, उनको मैं येलो कलर का ये कहती हूँ कि आप अकीक पहन ले येलो वाला। और बेसिकली वो भी इस फिंगर में पहना जाता है। ओके, राइट हैंड की ये वाली अगर इस फिंगर में, क्योंकि ये मरकरी है ना, ये मरकरी फिंगर है। और सारे स्टोन, ये सैटर्न फिंगर है, ये सन फिंगर है, ये जुपिटर फिंगर है। ठीक है, ठीक है। अब जिस तरह आप इधर पुखराज पहनिए येलो सफायर, ठीक है, आप रूबी पहनते हैं तो इधर पहनते हैं, आप जो रेड कॉरल पहनते हैं तो इधर पहनते हैं, जो मेन स्टोन्स हैं। अब कॉरल, रेड कॉरल की मैं अगर आपको बात बताऊँ, रेड कॉरल जो लोग, जिनको भी आप अक्सर बोलते हैं ना मंगलिक हैं, आप मंगलिक हैं, या जिनकी शादी की प्रॉब्लम आती है, जिनको शादी की प्रॉब्लम आती है उनके लिए दो स्टोन्स बहुत अच्छे हैं। एक ओपल, ओपल सिंपल ओपल, फायरी ओपल नहीं पहनना है। एक आप ओपल देखेंगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा वो कलर से डॉट से वो फायरी ओपल है, वो नहीं वो पहनना इथोपिया है। का है मुझे बताया जा रहा है। हाँ। बिल्कुल प्लेन ओपल पहनना ठीक है। प्लेन ओपल। वो शादी, क्योंकि वो वीनस से रिलेटेड है और मार्स से भी रिलेटेड होता है, वो शादी के लिए बहुत अच्छा अच्छा, है। मैं जरूर ये रिमशा भी जानना जरूर चाह रही होंगी कि राइट हैंड पे ही पहनना है, किस उंगली पे पहनना है? नहीं जी, ये कैसे? बिल्कुल जरूरी नहीं होता। ठीक है। आप दोनों हाथों में, जिसमें ओपल स्पेशली इस उंगल में, इस फिंगर में पहना जाता है, या इसमें आप पहन लीजिए। दोनों में से आप जिस मर्जी में पहले, दोनों हाथों में आप पहन सकते हैं। और अगर आपने फर्ज कीजिए इसमें पहना हुआ है तो आप इसमें चेंज करके पहन लीजिए। यू कैन चेंज योर हैंड, इसमें कोई मसला नहीं होता। रिमशा, आप कुछ पूछना चाहेंगी सादिया से? मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, मुझे बल्कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली है। मेरे फादर को बहुत शौक है ना, उनके पास मेरे ख्याल में कोई 100 से ज़्यादा स्टोन्स होंगे। उनको बहुत मतलब कलेक्ट करने का शौक है। तो मैं उनसे कहती रहती हूँ कि पापा मुझे भी दे देना ज़रा। तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम्हें मतलब सूट नहीं करेगा ये या ये या ये ना। तो वो फिर ये भी कहते हैं कि आपने मतलब जिस तरह आप बता रही हैं कि मतलब इस तरह की चीज़ है कि आप राइट उसमें पहने फिंगर में, राइट हैंड में, तो वो भी इस तरह बताते हैं कि आपने राइट हैंड में पहनना है और इस फिंगर में पहनना है। तो उनका मेरे ख्याल में अकीक जो है उनको सूट करता है। वैसे अकीक ज़्यादा देखिए, मैंने जिस तरह आपको कहा कि अकीक एक ऐसा है, मैं पहन सकती हूँ, ये भी पहन सकते हैं, आप भी पहन सकते हैं, हर कोई अकीक पहन सकता है। अकीक जो सा होता है, जिस तरह मैंने कहा ना, कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो कि हमें हील करते हैं, अच्छा करते हैं, हमारे मूड स्विंग अच्छा करते हैं, हमें ठंडा रखते हैं, हमें लेकिन जो बहुत ठंडे मिजाज के, मजे की बात है, जो बहुत ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, जो होते हैं बिल्कुल ठंडे बर्फ है, कोई काम नहीं करना जानते, उनके लिए नहीं अच्छा। सही उनके लिए बिल्कुल नहीं अच्छा। इसका मतलब होता है कि उनकी सन की पोजीशन हमें पता चल जाता है ना, इतना आपको ज़्यादा तजर्बा होता है, वो उनके मिजाज ही बहुत ठंडे होते हैं। इसका मतलब होता है उनकी सन की पोजीशन अच्छी नहीं है, उनकी मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो उनके लिए कभी भी हम ये रिकमेंड नहीं करते। उनके लिए फिर डिपेंड कर रहा होता है कि हमने क्या जो है, इसलिए आपने जायचा देखे बगैर या इन सब चीज़ों को देखे बगैर हम रिकमेंड नहीं कर सकते। सादिया, ये जो कीमती पत्थर हैं जिनमें डायमंड्स आ जाती हैं, रूबीज और एमरल्ड्स, डायमंड्स तो हर औरत और हर लड़की की ख्वाहिश होती है, वो भी तो एसोसिएट किया जाता है कि भाई फलां स्टार के साथ फलां शख्स को पहना जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, जो डायमंड होता है ना, जब 1 कैरेट से नीचे का आप पहनते हैं ना, तो आप समझिए हम इसको कहते हैं उसमें जान नहीं होती है। अच्छा, उसमें जान ही नहीं होती। आप 1 कैरेट से नीचे का डायमंड पहनते, कोई मसला नहीं, कोई भी पहन ले, इट्स ऑल राइट। 1 कैरेट से कम का डायमंड जितने मर्जी लगे हुए हों, नो वरीज। ओके। 1 कैरेट, जिसको सॉलिटेयर बोलते हैं, 1 कैरेट का डायमंड अगर आप पहनते हैं तो आपके वीनस की एनर्जी को अच्छा करता है। इट मीन्स ब्यूटी, लव लाइफ, पैसा। ओके ओके। और ये सारे पहन सकते हैं इसको? पहन सकते हैं जी। आप देखिए, मैंने इसलिए आपको कहा है कि इतनी मिथ्स हैं और इतनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई कहीं तुसी अमीर ना हो जाओ, हाँ, थोड़ी लाइफ चंगी ना हो जाए, यू नो, इस टाइप की इतनी प्रॉब्लम्स हमारे इस माशरे में है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत दी जाती है, क्योंकि कोई किसी को ना, अनफॉर्चुनेटली हम उस कौम में से हैं जो किसी को आगे जाते हुए देखते हुए ख़ास तौर पे तकलीफ हो जाती है।
तो अभी हम बात कर रहे थे शो से पहले, तो मैं तभी कही थी कि यार ये तो एक अच्छी बात होती, सदका जारी ऐसा है, ही है, आपके पास एक ऐसा ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप दीजिए, क्या पता अल्लाह ताला ने इसी के बदले आपको क्या दे ऐसा ही आप भी दे रही हैं, कितने और लोग हैं इतने मुफीद मशवरे तो देते हैं। बताना अच्छी और सही बात बतानी बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब ये स्टोन्स की तो हमने ये बात कर ली, बिल्कुल ठीक है। सो इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट ऐसी बात एक स्टोन की और बात करूंगी जो कि मेरे नजदीक मुझे खुद को बहुत पसंद है, एमरल्ड। ओके, जिसको जमोर्ड कहा जाता सही। है, जिनकी उनके बहुत से लोग जो कि कम्युनिकेशन की फील्ड से हैं, जो सिंगिंग की होते हैं, जो एंकर्स होते हैं, बेस्ट स्टोन है बिकॉज वो मरकरी से रिलेटेड है। मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, और मैं तकरीबन सबको रिकमेंड भी करती हूँ बिकॉज मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सन से सबसे करीब है। हम साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों का जो मरकरी होता है ना वो बहुत अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल सही, मोस्टली लोगों का। सो जो एमरल्ड है ना, मैं सब बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ और तकरीबन सबको उसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। एमरल्ड ज़रूर पहनना चाहिए, और एमरल्ड फिंगर ये है, ठीक है, इस फिंगर में पहनना सीधे चाहिए, हाथ की छोटी उंगली। हाँ जी, ये दोनों फिंगर्स एमरल्ड है। अच्छा, देखिए ये हमारी मरकरी फिंगर है, ये सैटर्न फिंगर है, ये सन फिंगर है, ये जुपिटर फिंगर है, ठीक है। हर फिंगर के लिए ये बेसिक जो है, जो जेमस्टोन्स जिनकी हम बात करते हैं, जिस तरह अगर आपने रूबी पहनना है तो इधर पहनिए, ठीक है। आपने अगर ब्लू सफायर पहनना है तो इधर पहने, अगर रिकमेंड किया जाता है तो ये बेसिक जो स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं। अदरवाइज तो बहुत से स्टोन्स के लिए फिर डिफरेंट बिल्कुल आ जाते हैं। अच्छा ख़वातीन हज़रत, सवात और चित्राल में एमरल्ड्स की माइंस हैं मौजूद, तो पाकिस्तान में कदरे कीमत कम है इसकी एज कम्पेयर टू इंटरनेशनली। अगर एमरल्ड को देखें ऑब्वियसली तो बहुत एक्सपेंसिव एक है ये पत्थर। एक चीज़ और बताऊंगी, देखिए हर स्टोन की एक पहचान होती है। जिस तरह ये आपने टोपाज पहना हुआ है, येलो सफायर है, ब्लू सफायर है, एमरल्ड है, रूबी है, इनकी अच्छी क्वालिटी की पहचान ये है कि जिस वक्त आप इनको लाइट में देखेंगे ना, लाइट में, तो इनमें लाइन नहीं होगी। हाँ। जितना क्लियर स्टोन होगा उतना बेहतरीन होगा। अदरवाइज जो बी कैटेगरी का स्टोन होगा बहुत महंगा है, ये 40 से 50 हज़ार पर कैरेट है, 40 to 50,000 इस वक्त करंटली पर कैरेट है ये, सही, ठीक है। जो अक्सर जो ज्वेलर्स है वो क्या हमें जो एक धोखा मिल जाता है वो क्या होता है कि जब इसको तराशा जाता है ना, तो इसके इर्द गिर्द से वो जो चूरा चूरा सा बनता है उसको दोबारा हीट करके एक नया स्टोन बना दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल या एक मशीन मेकिंग जो स्टोन होता है, उसको इतनी खूबसूरती से बेचा जाता है कि हम उसको बता नहीं सकते कि यार ये रियल है या आर्टिफिशियल है। तो फिर इसलिए लैब के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। फिर शीशे की फॉर्म में अब आजकल आ गए हैं, सही, तो इसलिए ये कितने ऑथेंटिक हैं कितने नहीं हैं, इट्स रियली हार्ड टू टेल। लेकिन जाहिर है एक एक्सपीरियंस की बना पे, या एक जब हम लैब में उसको चेक कराते हैं, आजकल तो है लैब के भी रिजल्ट बड़े 2 नंबर से आ गए हैं, लेकिन उसको फिर आप देख सकते हो। लेकिन मैं एक पहचान की फॉर्म बता रही हूँ कि आप उसको देख सकते हैं लाइव में कि ये कितना प्योर है या कितना बेहतर। और किसी ऑथेंटिक शॉप पे जाके इसको परचेज करें, बस ऐसे ही नहीं, क्योंकि फिर यू वांट कि इसका अच्छा असर आप पे आए। बिल्कुल सही। अच्छा जी रिमशा, मैं ज़रूर आपके गानों के हवाले से बात करते हुए, मुख्तलिफ चैनल्स पे हम जो बड़े हिट प्लेज हैं उनके OSTs गाते हुए सुन रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमर्शियल फील्ड में अब आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और मैंने स्टार्ट जो है वो PTV होम से ही लिया था। सही। और मैं कॉलेज में थी जब, तो ऑडिशंस हो रहे थे वहाँ पे, तो मुझे नहीं पता था कि शो फर्स्ट मेरा यहाँ पे होगा। और इस तरह मेरी मदर बहुत एक्साइटेड थी, मेरे साथ थी। तो यहाँ पे एक नात का शो था आई थिंक रमज़ान में, ठीक है। तो फिर मैंने स्टार्ट लिया, और उससे फिर आगे OSTs मिले डिफरेंट चैनल्स के, और इस तरह कसीदा बुर्दा शरीफ मैंने किया। हम ये PTV होम पे ही, बिल्कुल सही, साहिर अली बग्गा के साथ। PTV की जो ट्रेनिंग है, आप प्राइवेट चैनल्स पे भी, प्राइवेट चैनल्स का अपना एक मिजाज है, लेकिन जो PTV के प्लेटफॉर्म का मुझे खुशी हुई कि मेरा स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है। आपको क्या फर्क महसूस अब होता है? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कैमरास को इस तरह फेस किया, और इस तरह ना मुझे तो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इस तरह का कोई है नहीं रिलेटेड, ठीक है, कि सिंगिंग किसी ने की आपकी फैमिली में? हाँ जी, इस तरह का कुछ नहीं, लेकिन मेरी मदर को बहुत शौक था, ठीक है। और फिर स्कूल में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ना मुझे नेशनल सॉन्ग्स और नात में और हर कंपटीशन में। तो उसके बाद ट्रेनिंग भी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन बहुत कम। ओके, क्योंकि तो स्टडीज के साथ माशाल्लाह। हाँ जी, स्टडीज के साथ बहुत मुश्किल हो रहा था। पढ़ाई कंप्लीट की है अपनी? अभी MPhil रिसेंटली किया मैंने। एक्सीलेंट, ये क्लैप होनी चाहिए। मैं इतनी खुश होती हूँ ना कि जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। मुझे ये थोड़ा सा है कि मुझे सिंगिंग
चाहिए थी, क्योंकि मज़ीद मुझे अभी इतना टाइम नहीं होता ना कि मैं मतलब किस तरह से मैनेज लेकिन करूँ इट इज उसको। नेवर टू लेट, और ये सीखने का तो अमल जो है जिंदगी की बिल्कुल। आखिरी सांस तक जारी रहना तो चाहिए। कभी वी आर ऑल खत्म ही नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ऐसा ही। मतलब फ़ायदा ये होना, स्कूल में भी टीचर थे, फिर यूनिवर्सिटी में भी म्यूज़िक सोसाइटी थी प्रॉपर, तो फिर सीखा है थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरह से जितना मैं चाह रही थी ना तो अभी क्लासिकल को। आप अब सीख लेकिन सकती हैं। अब हाँ। थोड़ा मुश्किल, क्योंकि बिजनेस भी कर रही हूँ साथ, तो हस्बैंड के साथ, तो फिर चलो मैं इसलिए। आपका टाइम टेबल बनाऊंगी जी, कि कब सही सीख है, सकती हो, done ठीक है, है ना। done है। हम सादिया का शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू सो मच सादिया, बहुत शुक्रिया। और रिमशा आ जाइएगा, द स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग और किचन के सेगमेंट में अंडा तला जा रहा है। आवाज़ अब आ रही है तो फिर, और अंडा एक ऐसा जज्बाती हमारा ताल्लुक है कि दिन का आगाज़ अंडा खाने से बहुत ज़रूरी है, बचपन से हमें सिखाया जाता है। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इस बात की तस्दीक वो ज़रूर करेंगी, और रिमशा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैंने सही कहा ना? अंडा सब तो चंगा। नहीं, हमें बचपन से ब्रेन फीड किया हुआ है कि जब तक अंडा खा के स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे तब तक आप काम कैसे तो सही करेंगे? किया हुआ है ना, इतनी एनर्जी देता है सुबह अंडा। हाँ। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। True. तो वो लोग जिनको नहीं अच्छा लगता वो ना खाएं, लेकिन हम तो खाते हैं भाई। हाँ, और बचपन में तो हम फिर कॉलेज, रिमशा आई एम श्योर आप भी एग्री करोगी, कॉलेज मेरे साथ तो ये होता था कि मैं खा के जाती थी और मामा अंडा पराठा मुझे लंच में भी देती थी। हाँ। कि अंडा लंच में भी तुमने वहाँ पे खाना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ख़वातीनो ज़ात। लेकिन ये ऑन अ सीरियस नोट, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बच्चों में इस ब्रेकफास्ट की ज़रूर आदत डालें। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में ये ब्रेकफास्ट की आदत ख़त्म वक्त के साथ साथ होती जा रही है। बच्चे क्विक मंचिंग में ज़्यादा यकीन रखते हैं, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि फिर एक हेल्दी बॉडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी माइंड के लिए ज़रूर बच्चे को ब्रेकफास्ट कराएं, जितने स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे बच्ची हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक ऐसा टॉपिक है, इस पर भी आगे हम ज़रूर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक और ऐसा टॉपिक जिस पे बहुत से लोगों ने कहा गुफ्तगू करने को, ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से बात जी करना। बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द, हाँ। थोड़ा सा इस पे बात करते हुए। अच्छा, एक तो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि तमाम जोड़ों का दर्द होना, सुबह के वक्त उठें तो स्टिफनेस हुई होती है और काफ़ी पेन होती है और खुलते खुलते टाइम लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक डिफरेंट है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो सुंदर एक जॉइंट को या दो जॉइंट्स को बॉडी के इन्वॉल्व कर ठीक सकता है। है। और इसमें ये होता है कि चूंकि किसी भी जॉइंट के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाती हैं, और डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से जो उसका आपस में अलाइनमेंट है या जो जॉइंट की एक मैकेनिक्स है, ठीक है, जो फिजिक्स है, वो खत्म हो जाती है। ओके डॉक्टर साहब, जो ये हड्डियों का भुरभुरापन है वो डिफरेंट चीज़ है। जी, जो हड्डियों का भुरभुरापन है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस है, और ये ज्यादातर खवातीन में पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस तो खवातीन में ज्यादा पाया जाता है, ऑल्दो कि अब मर्द हजरात को भी हो रहा है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो दोनों को इक्वली अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह मैं कंपेयर तो नहीं ऑस्टियोपोरोसिस को इनके आर्थराइटिस के साथ करी, बट स्टिल ये होता है कि एक सर्टेन एज में जाके हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया फला खातून को। जी, इसका भी यही है कि एक सर्टेन एज पे आप नहीं, जाएंगे? इसका किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी वजह से डीजेनरेशन हो सकती है। कई दफ़ा स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, उसमें भी डीजेनरेशन। ठीक है। उसमें सुंदर ऐसे ही है कि जैसे हड्डी जो है वो किसी वजह से डीजेनरेट कर गई, चाहे वो चोट हो, चाहे वो एज की वजह से हो, चाहे वो उस जॉइंट ही की किसी वजह से कमज़ोरी हो के कभी चोट लगी है उसके बाद हो गया। तो इसलिए ये किसी एज पे भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली हम यही कह सकते हैं कि ये 50 से ऊपर और 40 से ऊपर जाके होता है Exactly. मोस्टली। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आफ्टर रिप्रोडक्टिव ईयर्स जब खवातीन के होते हैं तो उसके बाद ही सेट इन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्मोनल उसकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो ये हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हर इंसान का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, क्या इम्यूनिटी का भी इस बीमारी के साथ फाइट करने का कोई अमल दखल है कि जिसका इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो बेहतर तरीके से फाइट कर देखिए, सकेगी? दैट्स ट्रू, इम्यूनिटी तो हर जगह पे एप्लीकेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि इम्यूनिटी तो बाल, नाखूनों, दांतों, आंखों की नज़र, हर चीज़ के लिए। अगर आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, कुव्वत मुदाफ़त अच्छी है, तो ऑब्वियसली डिजीजेस आपके पास आराम से आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है। लेकिन कमज़ोरी किसी भी किस्म की हो, दैट विल इनवाइट डिजीज़। ठीक है। सो कमज़ोरी हो जिसमें कैल्शियम की कमी हो, जिसमें फॉस्फोरस की कमी हो, जिसमें आपका कभी जॉइंट को प्रॉब्लम हुई है, आपने उसका ध्यान नहीं रखा, आपको ठंड उस जगह पे जो है वो तंग कर रही है, आपकी सोजन हुई है, आपने उसका ख्याल नहीं रखा। अक्सर लोग बैठ नहीं सकते नमाज के लिए और बिल्कुल ऐसा ही फिर जो है
बैठ के पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त अगर नहीं बैठ पा रहे तो उनको दिखाना चाहिए, स्टेज 1 पे ही दिखा दें, ताकि वो अगर उसकी करेक्शन हो सकती है तो हो सकती है। जैसे अब हम लोगों के पास कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से जॉइंट्स की हिफाजत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए ऑब्वियसली आपकी अगर कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है और आपकी डाइट अच्छी है और आप डाइट में ज़्यादा एसिडिक चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे, तो आपके जो जोड़ हैं वो ज़्यादा देर तक चल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एसिडिक चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर हम फिर डाइट की अच्छा, बिलखुसूस उसमें बात- जैसे हम अक्सर किन्नू माल्टे की बात करते हैं, तो अगर आपने लेना हो मौसमी आप लें। किन्नू में अगेन एसिडिक कंटेंट ज़्यादा, और बहुत सारे लोग ग्रेप फ्रूट जूस के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा ही है ग्रेप और फ्रूट। वो जब हम बात करते हैं कि जी वो वेट लॉस करता है, तो उसका भी सुंदर देयर इज अ वे ऑफ हैविंग इट, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपको कोई इस किस्म की जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं या आप दवाई ले रहे हैं उनके लिए, या आप हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ले रहे हैं दवाइयाँ, तो उसमें भी ग्रेप फ्रूट जूस इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है। मतलब नॉट इन अ गुड वे। ओके। तो इसलिए ग्रेप फ्रूट्स और ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जो कि अक्सर मिथ्स होती हैं कि ना खाएं और ना लें, लेकिन मैंने अक्सर एरिया ऑफ प्रैक्टिस में देखा है कि जैसे फिजी ड्रिंक्स ऐसे लोग इस्तेमाल करें, या जैसे बहुत ज़्यादा कैफीन की इंटेक कर लें, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करें, तो मैंने अक्सर, और शुगर बहुत ज़्यादा लें। बिल्कुल। शुगर कंटेंट जो है वो भी दर्द को छेड़ देता है और सोजन को लेके आता है। और मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनके सोजन और उनके डीजनरेटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उनको पेन का एलिमेंट और स्वेलिंग का एलिमेंट भी सोजन का बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इससे प्रिवेंट हम सिर्फ डाइट ही से कर सकते हैं आर्थराइटिस से? नहीं, अगर इसको हम एक तो उस जॉइंट की हिफाजत करना। ठीक है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दर्द हो रही है और वो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गई परसिस्ट, और आपकी मोबिलिटी को, आपके चलने फिरने को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है, या आपके किसी भी पोस्चर को, सच एज नमाज पढ़ना, सच एज झुक के कोई चीज़ उठाना, या इस तरह करके आपको कर रही है, तो फिर आपको फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो, आपने सुना होगा, इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट्स में इंजेक्शन भी दे सकते हैं। हाँ। और मुख्तलिफ और चीज़ें भी आ गई हुई हैं जो कि आपके जॉइंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक और है। उसको बचा सकती हैं कि जो हड्डियां हैं वो आपस में ना टकराएं, उनके दरमियान जो जेल है या जो एक जेलेटिनस मटेरियल है जिसमें वो नहाती हैं, वो वहीं पे कायम रहे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक सवाल, आई डोंट नो ये टॉपिक से हटके है या टॉपिक के साथ, बट मेरे जहन में आए, बच्चे जिस तरह स्कूल में खेल रहे होते हैं, वो गिर जाते हैं, अल्लाह ना करे, कोई झूले से गिर गया, खेलते हुए गिर गया, स्वेलिंग इधर हो जाती है घुटने में, इंस्टेंट फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? क्या स्वेलिंग को कम करने के लिए बर्फ लगानी चाहिए, ठंडा पानी लगाएं, टिकोर करें, क्या करें? सबसे इंस्टेंट है आइसिंग। ठीक है, उसी वक्त आप आइसिंग करें, और उसके बाद जब 36 घंटे गुजर जाएं तो आप उसके बाद आप उसको वार्मथ भी दे सकते हैं। लेकिन स्वेलिंग जो है ना, स्वेलिंग का मतलब है कि आपका फ्लूइड वहाँ इकट्ठा हो गया, और अगर आप उस जगह को ठंडक देंगे तो वो अंदर जाएगा, नहीं तो अगर गर्माइश देंगे तो और ज्यादा फ्लूइड बाहर निकल आएगा, क्योंकि नालियां जो हैं वो डायलेट कर जाती हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए उस वक्त ये, उसके बाद उस जगह को, अगर बच्चे को ज्यादा दर्द हो रही है तो आप एक क्रेप बैंडेज लगा दें, ताकि वो क्रेप बैंडेज से उसको इमोबाइल उस जगह को करें, क्योंकि अक्सर बच्चों में कई दफ़ा फ्रैक्चर्स होते हैं, बूढ़ों में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स होते हैं जिनका पता ही नहीं लगता। और चूंकि आप वो, हमारे यहाँ ये एक आम टेम्परामेंट है कि कोई गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो तो लोग कहते हैं उठो जी, उठो उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ। तो वो जब खड़े होते हैं उसमें भी वो डिस्लोकेशन हो सकती है। तो इसलिए हड्डी की जो फ्रैक्चर्ड हेयर लाइन फ्रैक्चर, तो इसलिए बेहतर है कि कहीं भी चोट लगे किसी को, उसको हल्का ना लें। सर्दियों में आम तौर पे अब आजकल दर्दें निकल आती हैं, कहीं पुराना फ्रैक्चर हुआ है, उसकी दर्द निकल आई है, तो डॉक्टर को एक दफ़ा दिखाएं, एक्सरे रिपीट करवाएं, और अगर वो कोई दवाई दे रहे हैं मलने के लिए या खाने के लिए या कोई भी और तरीका बता रहे हैं, तो अपनी हड्डियों को, अपने फ्रेमवर्क को बचाएं। क्योंकि आपको तो पता है, आपके फादर माशाल्लाह इतने, ही इज माशाल्लाह द गुरु ऑफ दिस डिजीज, कि वो ये बताते हैं कि अगर एक भी पोस्चर खराब है, हाँ। आपके तलवे से चाल अगर आपकी ठीक नहीं तो आपके तमाम जॉइंट्स अफेक्ट होंगे। True. एक घुटना दर्द कर रहा है तो आप इस तरह चलेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपका अगले साल दूसरा घुटना भी दर्द करना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें उसी वक्त प्रोटेक्ट करने वाली हैं। बिल्कुल सही, और ये बड़ा जरूरी है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका बड़ा इम्पैक्ट आपकी पूरी हेल्थ पे आ रहा होता है, पोस्चर पे आ रहा होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी दर्द को ख़वातीनो हज़रात नॉन सीरियस नहीं लेना। आपको तकलीफ हो रही है, दर्द महसूस हो रही है, फ़ौरन से पहले डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपको ये पता चल सके। दर्द भी आपको
आपको शायद आई डोंट नो ये जुमला अजीब लगेगा, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। बिल्कुल। आपको दर्द महसूस होगी तभी आपको वार्निंग मिलेगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कितनी ऐसी बीमारियां हैं इस दुनिया में जिनको साइलेंट किलर्स कहते हैं कि आपको पता ही नहीं होता और आप बिल्कुल एंड स्टेज तक अल्लाह माफी दे पहुंच जाते हैं और एंड में फिर इलाज मुमकिन नहीं होता। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है कि दर्द महसूस हो ताकि आप डॉक्टर के पास जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और सुंदस, एक जैसे हम अक्सर ऑर्गेनिक नेचर से करीबी बातें करते हैं, तो एक दर्द का नुस्खा है वो ये है कि अगर आप पानी के अंदर सौंफ उबाल लें और साथ में सूंठ होता है अदरक सूखा हुआ, अच्छा ओके, हाँ जी, उसको भी साथ उबाल लें और फिर आप उसमें दूध अगर ले सकते हैं तो दूध शामिल कर लें और उसके अंदर हल्दी छिड़क लें। तो ये जो है ये नुस्खा बड़ा अच्छा होता है अगर आप रेगुलरली इसको करें और आपका डॉक्टर आपको इजाज़त दे रहा है कि आप इसको करें, कोई आप एंटीकोएगुलेंट दवाई नहीं ले रहे, तो उससे ना ये दर्द जो है काफ़ी हद तक बेहतर होता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपका हम सिर्फ अभी इस सेगमेंट तक के लिए शुक्रिया अदा करें। अगले सेगमेंट में भी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। टिप ऑफ द डे तो नहीं कोई देनी? ये टिप ऑफ द डे थी जो मैंने कहा। हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि इसके अलावा तो नहीं कोई टिप ऑफ द डे, फिर वरना अगले सेगमेंट में भी हमारे साथ मेडिकल के हवाले से, मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से गुफ्तगू हम करेंगे और यही बल्कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा हम इसको मजीद आगे लेके जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ अनम भी मौजूद हैं और कुछ बना रही हैं, वो अब अगले सेगमेंट तक हम डिस्कस करेंगे कि बन जाएगा कि नहीं। रिमशा, आपकी आवाज में खूबसूरत सा गाना आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में। छाप तिलक सब छीन ली रे मोहसिन नाम मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोहसिन नाम मिलाई के, नैना 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 मिलाई के, बात अधम कह दी रे मोहसिन नाम मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोहसिन नाम मिलाई के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा जी, तोरे रंग रिझवा, तोरे रंग रिझवा, तोरे रंग रिझवा, अपने से रंग दी रे मोहसिन नाम मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोहसिन नाम मिलाई के। खुसरो निजाम के बल बल जाइए जी, बल बल जाइए, बल बल जाइए, बल बल जाइए, मोहे सुहागन की दिरे मोहसिन नाम मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोहसिन नाम मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मोहसिन
से नैना मिलाई के। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ रिमशा मौजूद है। एक क्लैप हो जाए जी। शी हैज़ गॉट सच अ ब्यूटीफुल वॉइस रिमशा। थैंक यू। बहुत सारी दुआएं और बड़ी डेडिकेशन के साथ आप गाना गाती हैं। वो डेडिकेशन हमें आपकी OSTs में भी झलक नज़र आती है और लाइव सिंगिंग में भी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के बाद ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। कैसी लगी रिमशा की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी, वेरी नाइस, वेरी स्वीट एंड मेलोडियस वॉइस। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से बात करें और ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर उमर ज़ुबैर साहब ने, जो कि ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं। सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, हम ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से करे थे। नाउ यू बीइंग द गुरु ऑफ द फील्ड, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, हड्डियों की हिफाजत तो एक बड़ा जनरल और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिस पे जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है। इसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से हमने डॉक्टर साहिबा से भी जाना, पहले तो थोड़ा सा इसके हवाले से बात करते हुए फिर मैं आगे दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी। ज़रूर। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हम सब जानते हैं वो बेसिकली जोड़ों के घिस जाने के अमल को कहा जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। जो स्पेशलिटी मेरी है इसके अंदर, अगर मैं ये कहूँ कि 50% से भी ज़्यादा जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो इसी मर्ज़ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर सबसे कॉमन जैसा कि जोड़ों के घिस जाने की वजह से इंसान को तकलीफ़, दर्द, कोई भी जोड़ है उनका सूज जाना, अकड़ाव और चलने फिरने में दुश्वारी, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करना पड़ते हैं। इन शॉर्ट आप यूँ कह सकते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ही बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। ठीक है। और इसके ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसको हम किसी हद तक तो प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम बिल्कुल भी अवॉइड या प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है, इसके अंदर बहुत से जो फैक्टर्स हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर मैं ब्रीफली अगर ये कहूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ज़्यादातर शायद हमने अपने आप के ऊपर ख़ुद मुसल्लत की हुई होती है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो वज़न की ज़्यादती है, यानी कि ओवरवेट होना। ओबेसिटी एक ऐसा मर्ज़ ही इसको कहा जाना चाहिए जो इंसान के जिस्म के ऑलमोस्ट हर सिस्टम को मुतासिर करता है, और इसी के अंदर उसके जोड़ और हड्डियाँ ये भी शामिल हैं। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ ये बीमारी अगरचे फैमिलीज़ में भी रन करती है। हमारा जेनेटिक मेकअप जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकती है? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। ओके। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फैमिलीज़ के अंदर एक घुटनों में बिलखसूस जो है आर्थराइटिस वो बड़े कॉमन होते हैं। एक जनरेशन को है तो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट नस्ल दर नस्ल कह लें कि ये बीमारी जो है वो चलती है। बिल्कुल सही। बाज़ दफ़ा इसमें कुछ स्किप लीजन्स की तरह कुछ स्किप जनरेशंस भी हो जाती हैं। एक या दो नस्लों में वो बीमारी अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करती, लेकिन उसके बाद वापस आ जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़रूर डॉक्टर साहब आपसे बात करते हुए, मुझे ऐसा लगता है बड़े शहरों में लाइफस्टाइल ऐसा है कि ज़्यादा आसाइशों की वजह से, जिसमें मैं अपने आप को खुद, मैं दूसरों को क्यों, मैं अपनी क्यों ना बात करूं, हम सुस्त पड़ गए हैं, लथार्जिक हो गए हैं बनिस्बत हम छोटे शहरों में। गांव देहात में देखें तो हमारी जो ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, बिलखसूस मर्द हज़रात भी, ख़वातीन भी मर्द हज़रात के शाना बशाना काम करती हैं, सुबह सवेरे उठती हैं, घर वालों का ख्याल, खेती बाड़ी में मर्दों का हाथ बटाती हैं। फिर वेस्ट में जब हम देखते हैं ख़वातीन को, तो 80-80 साल की ख़वातीन बर्फ़ भी अपने पोंछ से साफ़ कर रही होती हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, आई थिंक 80+, एंड आई वेंट टू अमेरिका 2 years बैक, तो एक खातून थी, वो पिज़्ज़ा कर रही थी और वो शी वॉज 80+, और मैं हैरान हो रही थी उनकी वो देख के, चुस्ती देख के, कि दैट वाज, आई मीन। और हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं, मुझे ऐसा लगता है 50 के बाद और बड़े शहरों की बिल्कुल सुस्त पड़ जाती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। इस पे स्पॉट ऑन, एग्जैक्टली, कांट एग्री एनी मोर। लाइफस्टाइल इसके अंदर इतना अहम रोल अदा करता है। हालांकि यही लाइफस्टाइल जो इस हमारे पाकिस्तान में जिन इलाकों में अब हमने, जिस तरह आपने फरमाया कि लोगों ने अपने आप को आसाइशों का आदी बना लिया है, वो अपना कोई भी काम खुद से नहीं करना चाहते, हर चीज़ अब रिमोट पे है, पैदल चलना बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा।
इवन स्पोर्ट्स जो कि हमारी एक वक्त में ज़िंदगी का एक बड़ा अहम रोल हुआ करती थी, इवन आज भी अगर आप देही इलाकों में जाएं तो वहाँ पे आपको यू विल फाइंड लॉट ऑफ गेम्स ऐसा ही विच है। पीपल प्ले अराउंड। तो और ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के पिछले काफ़ी साल इंग्लैंड में गुजरे हैं और वहाँ पे हम खुद इस चीज़ में हैरान होते थे कि 70-75 ईयर्स की एज में जो मैराथन रेस है हाँ। वो अक्सर लोग आम तौर पे वो कर लेते हैं। ट्रू। और हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको एक 75 की एज का मर्द हो या खातून हो, उनकी लाइफ क्वालिटी बहुत ही अनफॉर्चुनेटली पुअर होती है। ऐसा और ही हालांकि वो ठंडे इलाके हैं, ऐसा ही है। यहाँ पे तो ठंड में लोग जुड़ जाते हैं ना कि हमारी हड्डियां जुड़ गई, अब हम हिल नहीं सकते जी। और वो भी वहाँ पे बर्फानी इलाके जैसे आप बता रही हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे शहर में हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है, एक्टिव और एजाइल लोग हैं। बिल्कुल हाँ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरूर अब डॉक्टर साहब बात करके अब हड्डियों की हिफाजत किस तरीके से की जा सकती है कि ना ऑस्टियोपोरोसिस हो, ना ही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सके, या अल्लाह ना करे कोई हड्डी टूट जाती है तो उसके जुड़ने का जो अमल है वो भी जल्दी हो सके। देखिए इसमें जो अगर मैं इन चीज़ों को ब्रीफ आउट करूं तो जो हड्डियों के टूट जाने के बाद जो जुड़ने का अमल है, जिनके हीलिंग प्रोसेस, उसको आई विल कीप इट ऑन अ सेपरेट साइड। ठीक है, ओके। लेकिन इन जनरल हेल्थ के बारे में ये चीज़ बड़ी एक कॉमन जो फैक्टर्स हैं जिसमें जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिस तरह के अगर मैंने जैसे पहले कहा कि जीन्स में अगर आपके मौजूद है, वो आप अपनी जीन्स चेंज नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इज कि यू कांट स्टॉप द क्लॉक फ्रॉम टिकिंग। आप अपनी उम्र को नहीं रोक सकते। एक इंसान है वो आज अगर 50 का है तो अगले साल उसने 51 साल का होना है। इसलिए ये जो फैक्टर्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़, ये मर्ज़ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी भी कुछ बायोकेमिकल रीजंस हमें अब पता चले हैं कि क्यों ख़वातीन में, और ख़ास तौर पे पोस्ट मेनोपॉज़ल 50-55 के बाद ज़्यादा उनके अंदर इंसिडेंस पाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको तो हम अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे हाथ में हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले वज़न को कंट्रोल किया जाना। ट्रू। एक BMI एक हमारा एक टूल है जिसकी मदद से हम ये Body mass देखते हैं index। एग्जैक्टली बॉडी मास इंडेक्स के एक इंसान जो है वो किस हद तक ओबीस है। वो बड़ा आसान है, उसको कोई भी इंसान जो है वो गूगल पे जाके अपनी हाइट और वेट अगर उसमें ऐड करे, प्लस थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जेंडर और अपनी एक्टिविटी दे, तो वो उसमें आपको बता देता है। तो 25 to 30 के दरमियान ये BMI रहना चाहिए। 25 से जो आप ऊपर जाते हैं अप टू 30 यू कैन से कि एक्सेप्टेबल है किसी हद तक, लेकिन बियॉन्ड 30 जब आप जाते हैं तो बहुत ही एक ड्रामेटिक चेंज आता है इंसानों के जोड़ों के ऊपर, जो उसके मुज़र असरात हैं वो पड़ते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके अंदर डाइट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और स्मोकिंग एक और बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जिसकी एक बड़ी ही आई वुड से एक वर्स्ट फॉर्म अब आ चुकी है, वेपिंग। हाँ बिल्कुल। लोग कहते हैं, बहस करते हैं, लोग कहते हैं नहीं वेपिंग से तो हमें इतना नुकसान भी नहीं हो रहा, शीशे ये का हो भी रहा है। आई मीन दैट्स अमेजिंग जिस तरीके से जस्टिफाई करते हैं लोग। अनफॉर्चुनेटली लोग ज़्यादातर लोग सिर्फ उस सिगरेट में से निकलने वाले धुएं को देखते हैं, या वेपिंग करते हुए उसमें से जो ज़रा कम थोड़ा सा धुआं निकलता है उसको देखते हैं। वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि निकोटिन बजाते खुद एक बड़ा हार्मफुल सा केमिकल है, लेकिन वेपिंग के अंदर जो टार मौजूद है वो आप यूँ ही समझ लें जैसे ये जो सड़कों पे हम जो लुक डालते हैं, ये मोर और लेस वही चीज़ है। और ये हाउ मच टॉक्सिक इज इट टू होल ऑफ द बॉडी। और डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ कि पोस्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनके फादर माशाल्लाह ही इज़ द गुरु ऑफ इस चीज़, उन्होंने हमें सिखाया है कि पोस्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह बैठते हैं, जिस तरह चलते हैं, पैर रखते हैं आप चलते हुए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जॉइंट हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ साथ कुछ और सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स, मसलन अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ है या फिर उनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, या कुछ और बीमारियां जो कि हमारे पूरी जिस्म को मुतासिर करती हैं, जिसके अंदर यूरिक एसिड यानी कि गाउट, यूरिक एसिड की ज़्यादती, वो जोड़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो करते हैं। और ऑटोइम्यून कुछ और डिसऑर्डर्स हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बेसिक जो है वो ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आपकी डाइट का और आप कितनी, अब डॉक्टर साहब आपने बात की पोस्चर के हवाले से, बहुत सारे ऑफिस गोइंग हजरात होते हैं, खवातीन होती हैं, वो कंप्यूटर के आगे, अब उनकी मजबूरी 8 से 10 घंटे, वो किस तरीके से फिर हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं? बल्कि एक नई चीज़ आ रही है, उसको हम टेक्निक कहते हैं। ओके। टेक्निक है कि जो ज़्यादा जो कंप्यूटर के आगे काम करते हैं ऑब्वियसली वो अपना पोस्चर यूँ रखते हैं। हाँ। तो उनके लिए बड़ा वो एक बल्कि ब्रेसेस अब बन गई हुई हैं। अच्छा। कि इवन बच्चों के लिए भी, सबके लिए, कि
यू कैन, ताकि आपका ये वाले नेक जो है वो स्ट्रेट रहे। आप देखेंगे कि उनकी थोड़ी सी नेक ना यूँ आगे होती है। Okay. और ये अलोंग द वे आगे जाके जब ये स्पाइन की जो लीनियर जो उसका सही वर्टिकल रहने में गड़बड़ करती है तो आगे जाके कद छोटा होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब बूढ़े हो गए हैं तो कद क्यों छोटा हो रहा है। छोटा हो गया, तो वो बिल्कुल। ये हो रहा होता है कि आपकी डिस्क्स जो होती हैं उनके ऊपर बोन्स जो हैं वो प्रेस कर करके आपकी हाइट, तो ये नेक जो है ये बहुत सारे बच्चों को हेडेक्स, नेक एक्स और शोल्डर पेन्स और इस वाले एरिया का प्रॉब्लम दे रही है। फिर उस तरह से ये पोस्चर का आपका सवाल क्या था बाय द वे? मैं भी भूल गई हूँ। पोस्चर नहीं, पोस्चर के हवाले से कि जितनी खवातीन हैं या मर्द हजरात हैं जो ऑफिस गोइंग होते हैं कंप्यूटर के आगे, फिर वो किस तरीके से उनके लिए यही है ना कि वो अपनी बैक को स्ट्रेट रखें और अपना रूल जरूर फॉलो करें कि इफ दे आर ऑन द कंप्यूटर और ऑन द स्क्रीन दे नीड टू लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन एंड स्ट्रेटन अप देयर सेल्व्स। जब आप सीधे होते हैं ना तो आपका पेट वैसे ही अंदर चला जाता है, जब आप ऐसे करके बैठते हैं तो आपका पेट वैसे ही बाहर होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब 8 से 10 घंटे की जो ये कंप्यूटर्स की जॉब है, ऑब्वियसली ये जितने भी हजरात हैं या खवातीन हैं जो जॉब कर रही हैं उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? जैसा कि डॉक्टर फजीन ने अभी कहा, ये बिल्कुल स्पॉट ऑन इन्होंने जो है पॉइंट आउट किया है। जो पोस्चर है और पोस्चर के स्पेसिफिक कुछ हमारे रूल्स हैं एग्जैक्टली उनको ऑफिस में फॉलो किया जाना चाहिए। जब भी अब इंसान बैठे उसको बिल्कुल सादा अल्फाज में जिस हम कहते हैं कि जो मिलिट्री स्टाइल या फौजी अंदाज में बिल्कुल अकड़ के बैठा जाना चाहिए। लंबर यानी कि कमर के निचले हिस्से के पीछे एक सपोर्ट होनी चाहिए। स्क्रीन टाइम्स को आप रिड्यूस आइडियली तो जितना कम से कम स्क्रीन टाइम उतना अच्छा, लेकिन जिसकी अगर जॉब की नेचर ऐसी है कि वो इंसान ने 8 घंटे कंप्यूटर पे बैठना है तो उसको चाहिए कि वो लैपटॉप्स का इस्तेमाल मिनिमम करे। ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाती है कि आप उसकी स्क्रीन को अपने हाइट लेवल के, अपने आई लेवल के ऊपर ला सकते हैं आसानी से। डेस्कटॉप में आप नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ जो कीबोर्ड्स हैं, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हूँ, मैं ये यहाँ पे पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल में मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि टेंडनाइटिस यानी कि पट्टों की सोजिश के साथ मेरे पास आते हैं। सही। और बड़ी एक बिजार सी एक उनकी प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन थोड़ी देर आप उन पर ज़रा डिग इन करें तो यू विल फाइंड आउट कि उनका स्क्रीन टाइम और स्पेशली मोबाइल्स या टैबलेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जितना कम से कम हो सके, लेकिन अगर नहीं कम हो सकते तो डेस्कटॉप्स। और बड़ी अच्छी बात की है, क्विनोलोन्स एक सर्टेन एंटीबायोटिक्स होती हैं ग्रुप, उनसे कई लोगों को टेंडनाइटिस होता है। तो अगर आप एंटीबायोटिक थेरेपी कर रहे हैं और आपको फील हो कि आपके दर्दें शुरू हो गई हैं तो फौरी तौर पे उसको बंद करके डॉक्टर से फिर से रजू करें। जो लोग कंप्यूटर ज़्यादा डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, ये उंगलियों के जो मसल्स हैं ये भी तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं ना। आंखें या पोस्चर्स तो हो ही रहे हैं, बट आई थिंक जो डायरेक्टली सबसे पहले तो ये हाथ और उंगलियों का ज़्यादा इस्तेमाल। ट्रिगर फिंगर। ट्रू। इसमें जो कंडीशन सबसे ज़्यादा हम कॉमनली फेस करते हैं वो है कार्पल टनल। ठीक है। यस यस। चूँकि वहाँ पे ब्रिटेन में हमारी सेक्रेटरीज होती थी, हमारे लेटर्स सारे वही टाइप करती हैं, तो वो बेचारी ख़वातीन 8-8 घंटे तक टाइपिंग करती रहती हैं और उनके अंदर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसका एक सोल्यूशन तो ये है कि जिसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड कीबोर्ड्स जो कि प्रॉपर टिल्टेड होते हैं। इसके साथ साथ उनके दोनों हाथों के लिए जो बटन्स की जो ओरिएंटेशन है वो आपके न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द रिस्ट की होती है, ताकि हमारे जो रिस्ट के सामने से गुजरने वाली नर्व है, मीडियन नर्व, उसके ऊपर कम से कम प्रेशर पड़े। और बिल्कुल ट्रिगर फिंगर का एक रिस्क फैक्टर ओवर यूज़, और अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर फिंगर आमतौर पे तो ये रिंग फिंगर में होता है, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्क्रीन मसलन मोबाइल्स, उनके मैंने कुछ पेशेंट्स इंडेक्स फिंगर के ट्रिगर्स के साथ भी आते हुए देखे हैं। और इसके साथ साथ हम जो आजकल एक और नया ट्रेंड है कि वन हैंडेड मोबाइल फंक्शनिंग। ये वाला। वो तो दैट्स मैं तो जब कोई चेक साइन करना हो ना तब मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो दैट्स समथिंग जो आई मीन मेरा मजाक उड़ता है बैंक में मेरे, लेकिन ये है कि फॉर सम ऑड रीजन, लेकिन मुझे लगता है कि शायद चूंकि पेन का ज्यादा काम नहीं है हमारा फील्ड में इस तरह उस तरह लिखने का, ऑब्वियसली सुनने का ज्यादा है, ऑब्जर्व करने का ज्यादा है, तो मुझे लगता है वो भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हम हो जाते हैं। ये मैं आपसे अलग से पूछूंगी सवाल। रिमशा आपसे भी मैं बात करते हुए उसके बाद आपके गाने की तरफ बढ़ेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है, आप क्या समझती हो? देन आप वर्किंग वुमन भी हो, एंटरप्रेन्योर भी हो, साथ सिंगिंग भी कर रही हो। जी, मैंने अभी एमफिल किया है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। मैं मैम को बहुत फॉलो करती हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हट के कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए।
और बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नेचुरल चीज़ों की तरफ, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आना चाहिए। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। और नींद पूरी करनी चाहिए, नींद पूरी का बड़ा- करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही। और वो नींद जो है एक तसलसल में, डॉक्टर साहब बिफोर वी वाइंड अप, मुझे लगता है हम 8 घंटे की या 9 घंटे की, चले मिनिमम 8 घंटे 9 घंटे की अगर करते भी हैं तो वो भी बगैर किसी डिस्टर्बेंस के होना चाहिए। ये ना हो कि जहन में सवार हो कि जी फ़ोन बजना है, फ़ोन को बिल्कुल ऑफ करके हमें सोना चाहिए ताकि वो एक पीसफुल नींद हमें आए। जी, इसमें बिल्कुल सही फरमाया आपने, कोई शक नहीं है। स्लीप के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो आपके जनरल हेल्थ के ऊपर कितना बैड इफेक्ट, स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारे एमएस के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होते हैं। स्लीप, नाइट स्लीप पुरसुकून बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह से दूर रहना चाहिए, स्पेशली रेडिएशंस का एक ख़तरा, वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ अभी जो इन्होंने भी जिक्र किया, ऑर्गेनिक फूड्स, हमारे जो जनरल हेल्थ है और स्पेशली जो बोन हेल्थ है उसके अंदर ऑर्गेनिक फूड्स का बहुत ज़्यादा रोल है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक मुमकिन हो सके हम जो भी डाइट अपनी लें वो ऑर्गेनिक हो। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे एकदम से जहन में सवाल है, एंड डॉक्टर साहब आपसे भी ये सवाल, और फिर देन वील वाइंड अप द सेगमेंट। जो बच्चे पैदा होते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी हमारी माएँ ऐसी हैं, गांव देहात में तो धूप बच्चे को लगती रहती है, तो बोन्स विटामिन डी उनको मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है चूँकि उनको धूप नहीं लगी होती। मेरी इस्लाह भी कर दीजिएगा जहाँ जुमले की ज़रूरत हो। तो ग्रोइंग एज के बच्चों की माओं के लिए क्या पैगाम, बजाय इसके कि जो विटामिन डी के पे टीके लगा रहे हो, तो आप नेचुरल जो सोर्स अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिल रहा है सूरज की शुआओं की सूरत में, हम उसको क्यों ना यूटिलाइज करें? जी, सनलाइट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स लोगों को देते हैं उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिसमें कैप्सूल्स में होती है वो 200,000 इंटरनेशनल यूनिट्स है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, अगर आप सिर्फ 30 मिनट्स सनलाइट में रहें तो आपकी बॉडी अप टू 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स बना सकती है। अच्छा, सनलाइट ना सिर्फ आपके जिस्म में विटामिन डी बनाता है बल्कि इसके साथ साथ आपके जो सेरोटोनिन लेवल्स हैं उनको रेगुलेट करता है। बिल्कुल सही। आपने गौर किया होगा कि जो लोग मुनासिब वक़्त के लिए धूप में जाते हैं और मुनासिब टाइम के ऊपर, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इस वक्त सनलाइट के अंदर यूवी ना होने के बराबर है, ऐसा इसका ही। कोई इतना खास फ़ायदा नहीं ऐसा ही है। है। मार्च टू अक्टूबर ये एक बड़ा अच्छा एक टाइम आएगा। तो ऐसे अफराद के अंदर डिप्रेशन बहुत कम, स्किन डिसऑर्डर्स बहुत कम है। ट्रू। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1920s के अंदर एक साहब को नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है क्योंकि वो कॉड लिवर ऑयल से टीबी का इलाज किया करते थे। अच्छा। उनको पता नहीं था कि कॉड लिवर ऑयल के अंदर ऐसी क्या खास चीज़ है कि जिससे ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो जाती है। वो हमें आने वाले, और बहुत लेट, अगर मैं कहूँ बहुत ही लेट, पिछले कुछ सालों में हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि असल में ये विटामिन डी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, जो आपके मेंटल हेल्थ को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। सही। इसके साथ साथ आपकी स्किन कंडीशनिंग को बेहतर कर रहा है। और जो जनरल जो हमारे बोन्स की हेल्थ है वो तो है ही है, हड्डियों के मजबूत होना डिपेंडेंट अपॉन विटामिन डी लेवल्स। डॉक्टर साहब बिफोर वी वाइंड अप, योर टेक ऑन इट, क्योंकि हड्डियां मजबूत होंगी तो बच्चा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट बहुत है कि किसी की किस्म की भी धूप हो, आप प्लीज़ उसमें ज़रूर बच्चे को लटाएं। इन्फेंट्स की बात कर रही हूँ, जो छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ को आप घर में करें कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसी खेलें जो कि बाहर निकल के करें। जो हम लोग, हमारी आई थिंक लास्ट जॉनरा ऑफ लोग जो बाहर क्रिकेट खेलते थे और बाहर रहते थे, वी हैव माशाल्लाह स्ट्रॉन्गर बोन्स देन द किड्स ऑफ टुडे। वो ख़वातीन जो बच्चों को टैबलेट्स के आगे लगा देती हैं और इन चीज़ों के टीवी के आगे लगा दिया, दैट्स नॉट राइट। बच्चों को आप आधे घंटे से 1 घंटा बाहर छोड़ें, फुटबॉल खेलें, बच्चे जो मर्जी आप उनके लिए, जिस तरह आप और चीज़ें सोचती हैं तो ये सोचें कि क्या मेरे बच्चे को इंटरेस्ट करता है, बिकॉज द बोन्स विच आर ग्रोइंग नाउ, जो विंडोज अभी ग्रोइंग की ओपन हुई हैं वो बाद में क्लोज हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सो यू हैव टू, ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक किस्म का उसके अंदर जितनी अब इस वक्त मैन्योर डाल देंगे, खाद डाल देंगे, सोना डाल देंगे, वही होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसीलिए आपकी बात बहुत वैलिड है कि आजकल के बच्चे डिप्रेस्ड हैं, कामों के चीज़ों में बहुत ज़्यादा, आयरन की कमी का शिकार, विटामिन सी की कमी का शिकार, डी की कमी का शिकार है।
तो ये डी अगर डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि सूरज से ही मिल जाए नेचुरल सोर्स से तो आपको तो और जरूरत क्या है। चाहिए डॉक्टर सन से। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन हज़रात, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा इम्पैक्ट आपकी सेहत पे डालती हैं, और खुदारा बच्चे जो ग्रोइंग एज में उनकी तो सेहत के मामले में कहीं कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी नानी दादियाँ जो टोटके हमें बताती थी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि खुराक हमारी सही ताज़ा थी और हम ये टेक अवेज और फूड डिलीवरीज की तरफ नहीं जाते थे। तो अपने बच्चों का भी रुझान ज़्यादा नेचर की तरफ लेके आइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और रिमशा बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा आपकी परफॉर्मेंस। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप सुंदस जमील और हमारी टीम के साथ देख रहे हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है 3 ऐसे मेहमानों ने, ऐसी शख्सियात ने। ख़वातीन हज़रात, बड़े खुशकिस्मत वो लोग, एंड आई ऑलवेज से दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी ब्लेस्ड कि जो उनका पैशन होता है, जो उनके शौक़ होता है, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपने प्रोफेशन के साथ उसको परस्यू कर सकें, क्योंकि ये वो शौक़ है, ये वो पैशन है जिसके ज़रिए आप अपना कथासिस कर सकते हैं। बाइक चलाना और हैवी बाइक को हैंडल करना ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरी जो सामने 3 मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात हैं, मैं ज़रा शॉर्ट भी दिखा दूं। ये बाइक्स जिन मेहमानों की है उनका हम तारुफ भी कराएंगे। बाइकिंग के शोबे से वाबस्ता किस तरीके से इसको परस्यू कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या एडवेंचर्स बाइकिंग के साथ हैवी बाइक को चलाने में, क्या कुछ दुश्वारियाँ सामने आती हैं, क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को, सुनने जानने को मिलता है। क्योंकि जब हैवी बाइक की आवाज़ सुनते हैं ना, वो दूर से, इवन फिल्म्स में भी आप देखें थिएटर्स में, तो यू गेट शॉक्ड। थोड़ा सा जो है ना, दैट ग्रैब्स अटेंशन। मेरी पहली मेहमान शख्सियत मेरे सामने जो मौजूद हैं, काशिफ भट्ट, एंड ही इज़ अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, मोर और लेस द सेम, और बाइकिंग का ये शौक रखते हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा जी, आपकी कौन सी बाइक है बताइए? ये ब्रेकआउट सीवीओ हार्ले डेविडसन। That's amazing. I mean, it's one of the beauties we have. और कितने अरसे से चला रहे हैं इसको काशिफ? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही। इस पे मजीद भी गुफ्तगू हम करेंगे। मेरे सामने जो दूसरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है, साकिब खोखर। अस्सलाम वालेकुम। ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, ऐसा ही है? बिल्कुल। मैंने अगर कोई केस लड़वाना हो, आप फ्री में लड़ देंगे कि नहीं? जी बिल्कुल। या डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, डिस्काउंट कर देंगे आपको। अच्छा, या फ्री भी कर देंगे। अच्छा, कह रहे फ्री नहीं, डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपकी बाइक है, ये बताइए बाइक के बारे में। मेरी स्ट्रीट ग्लाइड है। अच्छा, ओके, दिस इज समथिंग न्यू। मैंने इसके बारे में कम सुना है, या शायद मेरा इतनी अवेयरनेस नहीं होगी। इसके बारे में बताइएगा। ये बेसिकली हार्ले की बाइक है। ओके। और ये सबसे इनकी कंफर्टेबल बाइक है। ओके, अच्छा, ओके, हार्ले ही की है, बट एक और इसकी वो है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ट्रू, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत है, ये इनकी बाइक है। कौन कहता है कि ख़वातीन, हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें पीछे हैं मर्दों के शाना बशाना काम करते हुए? एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि अपने पैशन को और अपने ख्वाब को परस्यू कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। और अब ये वो वक्त नहीं है कि हमारी बच्चियां जब बाइक्स चला रही होती हैं, साइकिल चला रही हों, तो लोग बड़े ताज्जुब से देखते हैं। अब माशरे में शऊर बेदार हो गया है कि बच्चियों को वो इज़्ज़त और वो रिस्पेक्ट और वो अवेयरनेस की वजह से वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो हमारे सामने मौजूद है निम्रा जट। शी इज़ अ बाइकर एंड अ व्लॉगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निम्रा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अपनी बाइक के बारे में बताइएगा प्लीज़। मेरे पास है सुजुकी हायाबुसा। एक्सीलेंट। एंड कितना मुश्किल है इसको चलाना, ये बताएं। ऑब्वियसली ये तो सबको पता है, इसका वेट मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर शौक। बिल्कुल सही। ये ट्रैक बाइक है? नहीं, ये स्पोर्ट्स बाइक है। ये स्पोर्ट्स बाइक है। स्पोर्ट्स बाइक है। इसको मैनेज करना, शौक कैसे डेवलप हुआ? सबसे पहले तो ये बताओ। शौक असल में फर्स्ट मेरी मदर बाइकर थी। वो इस तरह के मेरे फादर के साथ, मतलब उन लोगों ने, मतलब बाइकिंग मामा ने स्टार्ट की। देन फिर मेरी सिस्टर, वो भी हार्ले के स्टोर्स पे होती हैं, मोमन बट, तो उनसे फिर मेरी सिस्टर से फिर मुझे शौक हो गया। फिर बाइक्स, फिर मैंने भी बाइक्स चलाना शुरू कर दिया। वेरी कंफर्टेबल। आप अभी आई हैं स्टूडियोज में, तो ये इन्होंने ही पार्क की है, इन्होंने जो भी भाई टेक्निकल टर्म्स होती हैं मैं तो सीख रही हूँ। काशिफ, मुझे आप बताइएगा ना, बाइकिंग जो है, मतलब हैवी बाइक की जब हम बात करते हैं, एक तो ये होता है कि ये शौक ऐसा है कि ये जुनून की हद तक है। बिल्कुल ठीक। आप घर वालों से लड़ाई कर लेंगे, अपने बाइक पे आंच नहीं आने देंगे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जितने बाइकर्स होते हैं वो ग्रुप्स की सूरत में एंजॉय करते हैं। मैंने बहुत ही कम ऐसे तन्हा देखा होगा किसी बाइक को कि वो अकेला जा रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हम डेली, ऑलमोस्ट डेली घर से
ग्रुप की शक्ल में ही निकलते हैं। ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10-12 राइडर्स होते हैं डेली, तो DHA की साइड पे हमें, क्योंकि उधर ही कुछ ऐसी रोड्स हैं जिधर हम थोड़ा सा इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि हमें रिंग रोड वगैरह अलाउ नहीं है, ट्रू, हमें मोटरवे अलाउ नहीं है, तो फिर रात को हम बाइकिंग ग्रुप्स की सूरत में DHA की साइड पे जाते हैं। बिल्कुल सही। शौक सबको होता है हैवी बाइक का, मुझे बैठने का भी शौक है, देख के भी आप फैसिनेट तो होते हैं। इसको मैनेज करना साकिब, हाउ डिफिकल्ट इट इज, एंड देन व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, क्या डूज एंड डोंट्स हैं? ऐसे थोड़ी ना है कि बस बैठ जाए और आप बाइक चलाना शुरू हो जाए। बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपने इसको हैंडल कैसे करना ठीक है। ये नहीं है कि आपने बैठ के इसको थ्रोटल देना है और आपने चलाना है। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल मुश्किल होता है इनमें। और ये कि हर एक का पैशन होता है। लाइक मैं पहले सुपर बाइक्स में था। ठीक है। सुपर बाइक्स एक डिफरेंट चीज़ है और हार्ले एक डिफरेंट चीज़ है। ओके, बिल्कुल सही। पहनना क्या पड़ता है? हेलमेट इसका वो बताइएगा कि जो जैकेट है और जो पैडिंग वगैरह होती है नीज पे भी। बिल्कुल, इसका टोटल हेलमेट्स वगैरह होते हैं और आपने ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं, शूज़ एक डिफरेंट शूज़ होते हैं और नी पैड्स वगैरह होते हैं, जैकेट डिफरेंट होती है, टोटल चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जितनी सेफ्टी मेजर्स कर लें आपके लिए अपने लिए बेहतरी है। बिल्कुल सही है। आप रेकमेंड यही करेंगे कि जितने बच्चे बच्चियां हैं, बिल्कुल यंग जनरेशन जितनी भी है, उनको ये मेरा मैसेज है कि बगैर सेफ्टी मेजर्स बाइक प्लीज राइड ना करें। नॉर्मल बाइक भी नहीं आपको चलानी चाहिए, लेट असाइड के ये तो बिल्कुल भी। ये तो एक अलग कैटेगरी आ गई। नॉर्मल बाइक्स भी जो डेली ड्रिवन है, जिससे लोग फिरते हैं, उनके लिए तो मस्ट है हेलमेट। बिल्कुल सही। आपका कभी चलान हुआ इस बाइक पे? नहीं। वैसे बड़ा अजीब सा लगे इस बाइक का चलान होते हुए। नहीं, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम क्योंकि टूर पे भी जाते हैं, अगर नथिया गली वगैरह भी, तो थोड़ा सा इशू ये आता है कि जब इकट्ठे होती हैं कोई 15-20 बाइक्स जो होती हैं, तो उनको पुलिस वालों को ये इशू होता है कहाँ से आ गए। बिल्कुल सही। तो वो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी चलान हमारा नहीं किसी ने किया, कभी भी नहीं हुआ। हुआ। अब आप आज कह रही हैं हो ही ना जाए वापसी पे जाते हुए। लेकिन ये है कि हम क्योंकि हेलमेट मेन चीज हेलमेट है, वो हमने पहना होता है, उसके बगैर हम ट्रैवल नहीं करते। एंड विद इन द सिटी लिमिट्स तो वैसे भी स्पीड आप ओवर स्पीड तो कर भी नहीं सकते। जितनी ट्रैफिक का जो हालात है उसमें तो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, टूर्स कहाँ पे किए हैं पाकिस्तान में? कहाँ तक? नथिया गली गए हैं हम। अच्छा, ओके। हाउ हैज द एक्सपीरियंस बीन? क्या कुछ पैक करके साथ लेके गए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। लाइक मैंने बहुत सी गाड़ियों पे ट्रैवल किया है, नथिया गली नॉर्दर्न एरियाज में गया। जो मुझे बाइक पे मज़ा आया था वो मुझे गाड़ी पे कभी भी नहीं आया। क्या फ़र्क महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा। मुझे शौक है बाइक का, मेरा पैशन है, तो मुझे बहुत ज़्यादा, यानी कि इसकी ड्राइव टोटल डिफरेंट सी गाड़ियों से, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। ये खराब तो नहीं खुदा ना खास्ता हो गए बीच में कोई थोड़ा सा इशू हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सबसे मेन बात है जो एंजॉयमेंट का होता है कि ग्रुप इकट्ठा होता है। बिल्कुल। हमारी गाड़ियां साथ होती हैं, सामान उसमें होता है, फिर जो उधर का वेदर है, उधर का एटमॉस्फेयर, जो उधर जाके जो इसको चलाने का मजा आता है वो इधर नहीं आता। वो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि उधर का टेम्परेचर क्या और इधर का बहुत फर्क है। हवा, फिजा में, एनवायरनमेंट, हर चीज का बहुत उधर अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। निम्रा, आपने कहाँ पे ट्रैवल किया? विद इन लाहौर ही या लाहौर से बाहर भी? नहीं, मैंने लाहौर से बाहर भी किया हुआ है। मैं असल में कश्मीर गई थी। एक्सीलेंट। वो पूरे ग्रुप के साथ। ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा बताओ? रियली गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, थोड़ी बहुत होती हैं मुश्किलें, ऐसा नहीं है। मुश्किल हुई? फॉर एग्जांपल मुश्किल ये होती है कि रास्ते कुछ वैसे आ जाते हैं, कुछ फिर गाड़ियाँ होती हैं नॉर्दर्न एरियाज पे, आपको बेहतर पता है मतलब, तो उस वजह से थोड़ा सा होता है मैनेज करना मुश्किल। तो लेकिन ग्रुप जो होता है वो फिर सब कुछ मैनेज कर ही लेता है। बिल्कुल सही। मिलके जब सब साथ चलते हैं। अच्छा, मुझे लगता है ग्रुप की सूरत में फायदा है आप लोगों को। जी, बहुत बेनिफिट है। एक दूसरे का आप ढारस होते हैं, सपोर्ट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेलमेट्स के साथ हम अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ काला लगा होता है। वो हम एक दूसरे से बात करते हुए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे ग्रुप में ये भी होता है कि जो कैप्टन होता है और एक पीछे कैप्टन मींस कि उसको हमने कैप्टनसी दी होती है, पीछे मार्शल्स होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे का ख्याल करके चलते हैं। कैप्टन का क्या क्राइटेरिया होता है? कैप्टन का ये है कि अगर लेट्स से नॉर्दर्न एरिया की आप बात करें तो उधर एक स्पीड लिमिट उसने मेंटेन करनी है कि कोई भी खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए। जो मार्शल्स हैं वो पीछे साइड्स पे होते हैं ताकि हम ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर लें, किसी को रिक्वेस्ट कर लें कि प्लीज़ ग्रुप जा रहा है। कुछ लोग सुन लेते हैं, कभी कोई नहीं भी सुनता, कोई बीच में भी आ जाता है। बिल्कुल। हाँ जी, तो फिर वो होता रहता है ऐसे। लेकिन ट्रैफिक के और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ही है कि हमें रिंग रोड भी नहीं अलाउ और हमें मोटरवे भी नहीं अलाउ। ठीक है। अगर हमने यहाँ से ग्रुप में जाना हो टूर के लिए तो हमें यहाँ से अपनी बाइक्स लोड करवानी पड़ती हैं, फिर हम इस्लामाबाद हाईवे से अपनी बाइक्स लेके ऑल द वे फिर हम आगे जाते हैं। अच्छा, यानी इस प्रोसेस पे ये शौक ऐसा है कि ये जुनून की हद तक है, तो आप लोगों के लिए ये मसले नहीं हमें मसले लगते नहीं है। लेकिन अगर हमें ये मोटरवे की इजाज़त दे रहे हैं तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं बाहर तो आप देखें उधर अमेरिका में जो ग्रुप्स के थ्रू 300 बाइक्स होती हैं, वो मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं। लेकिन वहाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है फॉर ग्रांटेड बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस बात को ले लेंगे, तो इस पे मैं क्वेश्चन मार्क डालते हुए, ठीक है आपका अपनी वो है नहीं, वो क्वेश्चन मार्क आप बिल्कुल डालें, क्योंकि हमारे फेलो राइडर जो बैठे हैं ये बेसिकली हमारी कैटेगरी में और इसमें बहुत फर्क है। बिल्कुल। ये बाइक जो है इसको जब तक आप
1 पे नहीं लाएंगे, नहीं चलाएंगे, वो मज़ा नहीं आता। हमारी वो कैटेगरी और है। हमारे यहाँ ये है कि बच्चों को इतना शौक है, यंगस्टर्स को, और ग्रोइंग एज के जो लड़के होते हैं बिलखुसूस उनको तो बहुत शौक होता है, लेकिन आप पहले समझ के, सोच समझ के सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स को आप अप्लाई करें, फिर आप इस शौक को परस्यू करें तो समझ आती है। सिर्फ इसलिए कि आपका फलां दोस्त चला पाता है हैवी बाइक तो इस वजह से आपने उसकी देखा देखी नहीं, पहले आप समझें इसकी साइकी को समझना भी जरूरी है। तभी मुझे बताइएगा कोई इंटरेस्टिंग वाकया नथिया गली जाते हुए, कोई बारिश हो गई हो, कोई इशू हुआ हो ऐसा? हमारे साथ होता है। हम लास्ट टाइम जब गए हैं तो हम मेरे ख्याल से हाईवे पे चढ़े थे मरी के, और बारिश शुरू हो गई थी, और हमारे पास जैकेट्स होती हैं दूसरी रेंज के लिए, वो हमने निकाल के पहनी, कुछ के पास नहीं होती, पूरे रेन सूट्स होते हैं, तो कुछ ने पहनी कुछ ने नहीं पहनी, मगर उस वेदर में चलाने का भी मजा आता है। बारिश में नहीं स्लिपरी तो नहीं होता ना? ओके, नहीं, बस वो ब्रेक कंट्रोल करनी है और बस आराम से चलाएं, कुछ नहीं होता। हर चीज़ को आप अगर केयरफुली यूज़ कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होएगा। ट्रू। निम्रा, अवेयरनेस कितनी हमारे माशरे में आई है, हम ये देखते हैं। रिमशा, आपसे भी ये मैं ज़रूर बात करूँगी कि कितना शऊर, मुझे ऐसा लगता है, बड़ा बेदार हुआ। हम अपनी बच्चियों को मोटर बाइक्स चलाते हुए कॉलेजेस भी जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जा रही होती हैं। एक दौर ऐसा था कि आप सिर्फ अपने एरिया की हद तक साइकिलिंग कर सकते थे, वो भी शायद नहीं करते थे, लेकिन अब जो एक्सेप्टेंस आई, आप क्या कहोगी इस हवाले से? नहीं, मैं तो यही कहूँगी लड़कियों को हर चीज़ आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिकॉज लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। ये जो कहते हैं लोग कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल। इवन देखें, अगर मुझे कहीं भी जाना है तो वो पहले हम कहते थे कि बाबा यहाँ ले जाएं, बाबा को और भी काम होते थे, भाई को कहते थे भाई बिजी है, तो अब मुझे किसी को एटलीस्ट कहने की जरूरत नहीं पड़ती। डिपेंडेंसी नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो, और बहुत अच्छी बात है। और ख़वातीन हज़रत अपनी बच्चियों को खुद मुख्तार करने के लिए उनको वो मौके, वो वसाइल और वो खुद एतमादी और वो ट्रस्ट कीजिए। आप ट्रस्ट करेंगे अपनी बच्चियों पे तो देखें, बच्चियां स्पोर्ट्स की फील्ड की बात करें रिमशा, हम देखते हैं म्यूजिक की फील्ड में भी हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये जब आई हैं तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माशाल्लाह वाकई लड़कियां किसी से कम नहीं है, और जिस तरह इन्होंने बाइक पार्क की, और मतलब अच्छी बात है। निम्रा, इनको लिफ्ट दे देना, इनके पास गाड़ी नहीं है वापसी के लिए, प्लीज। सही है, ठीक है। देना आपकी बाइक पे 2 बंदे, वैसे 1.5 ही आ सकेगा पूरा। इसका ये जो मुझे बताओ, जब मैं जरा वो सवालात पूछूं, इस पे तो आप पूरी आ जाए, बड़ी बात है। दूसरा आ सकता है पीछे? नहीं, इस पे क्यों नहीं आ सकता? देखे ना, 2 सीट्स हैं। इट लुक्स वेरी, आई डोंट नो, इट लुक्स ये काफी कंफर्टेबल बाइक है। ये भी कंफर्टेबल बाइक है। आपके लिए तो है, जो पीछे वाला है उसके क्या हालात होते हैं? नहीं, उसके लिए भी कंफर्टेबल है। अदर बाइक पीछे वही बंदा बैठेगा जिसको शौक होएगा। हाँ, जिसको शौक होएगा, आप इसको और छोटी कर देंगे सीट, उस पे भी बैठ जाएगा। अच्छा, उसमें भी बैठ जाएगा। ओके। आप लोग जब ग्रुप्स की सूरत में जाते हैं तो सिंगल बैठे हुए होते हैं? मोस्टली हम सिंगल ही होते हैं। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये डबल होते हैं इसलिए हंस रहे थे। आपकी सेहत आपको इजाजत देती है, आप जैसे 2-3 बैठ सकते हैं मेरे ख्याल में। वैसे भी इनकी बाइक पे ना, ये कहते हैं मेरी बाइक सिंगल सूट नहीं करती, इसलिए जो है ना ये हंस रहे हैं कि इनको डबल पसंद आते हैं ना, इसलिए डबल सवारी करते हैं। आपकी बाइक को हमने ज्यादातर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितनी हमने हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं, ग्रुप्स की जो सूरत में, ये वाली बाइक ज्यादा इस्तेमाल होती है जो फिल्म्स में दिखा रहे थे एक्शन थ्रिलर में? ये हार्ले बेसिकली ज्यादा इस्तेमाल। हाँ, हार्ले होती है, बिल्कुल सही। नहीं, बेसिकली ये जो साकिब की बाइक है ना, कैटेगरी ये आती है, आप इसको क्रूजर कर लें, क्रूजिंग में आ जाती है। ये बेसिकली अमेरिका में सबसे ज्यादा ये ग्रुप्स में बाइक यही चलती है, जिसमें डबल अपनी फैमिली बैठी है, कोई भी बैठे, तो ये बहुत कंफर्टेबल बाइक है। उसकी सिटिंग पोजीशन और है, उसकी और है, पोस्चर्स में फर्क होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। आपके घर वालों ने कभी फरमाइश की कि हमें सैर करा दें? बिल्कुल। आपने करवाई सैर? हाँ जी। क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स कहते हैं कि पहले ये करोगे तो फिर हम बिठाऊंगा मैं? नहीं, मोस्टली ये होता है कि मैं जब भी बाइक निकालता हूँ, लाइक मेरी भांजे भी हैं, भतीजियाँ भी हैं, तो वो सब भाग के आ जाते हैं कि हमें राइड चाहिए। तो ये होता है कि मैं पहले, अभी भी जब मैंने बाइक निकाली थी सारे आगे थे, मैंने कहा था अभी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जब मैं आऊँगा फिर मैं राइड दे दूंगा। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही। कोई पैगाम काशिफ आप देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? बिल्कुल जी बिल्कुल, बस ये कि ये शौक तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अगर आप इसका यूज़ अच्छा करें, क्योंकि आजकल के जो हमारी ट्रैफिक पोजीशन है, जो अल्लाह माफ़ करे एक्सीडेंट्स, कुछ हमारे फेलो मेंबर्स हैं जिनके ये स्पोर्ट्स बाइक पे एक्सीडेंट हुए हैं, और फिर सुन के और देख के अफसोस होता है। ऐसा ही है। वो होता, गलती उनकी नहीं होती, वो होता है कोई बाइक वाला आगे आ गया, कोई साइकिल वाला आ गया, तो वो बहुत दूर बात पहुंच जाती है। चलाएं ज़रूर, लेकिन प्लीज़ स्पीड को कंट्रोल करें और अपनी जो सेफ्टी मेजर हैं वो पूरे करें। बिल्कुल सही। कोई पैगाम? बस यही है कि आपने सबसे पहले अपने सेफ्टी मेजर्स करने होते हैं, उसके बाद आप सब आते हैं। ये नहीं है कि कोई भी चला रहा है, लाइक मेरे ख्याल से मैंने 3 साल पहले बाइक ली थी, मैं पहले सुपर बाइक्स में आया था। ठीक है। मेरे घर वाले कहते थे सुपर बाइक ना चलाओ, तो बट उसमें भी है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 साल सुपर बाइक चलाई है, तो मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये है कि
स्पीड लिमिट देख के चलाई है, जहाँ स्पीड कम करनी है वहाँ स्पीड की है, ये नहीं है कि आपने थ्रोटल देना ही देना है। और उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ था हार्ले पे। बिल्कुल। कभी आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ? नहीं। कभी ऐसा हो गया भी खत्म हो गया ना पेट्रोल पंप मिला? जब हम निकलते हैं ना घर से, हाँ। तो हम ग्रुप्स में निकलते हैं, जैसे ये भी जोहर टाउन रहते हैं, मैं भी जोहर टाउन रहता हूँ, तो हम बता देते हैं एक दूसरे को हम इस पेट्रोल पंप पे मिलेंगे और वहाँ से हम पेट्रोल फुल करवाते हैं, फिर हम आगे जाते हैं और वहाँ सब आ जाते हैं। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है, मैं बात इसकी काटूं, हम किसी भी सिग्नल पे खड़े हो ना इकट्ठे, तो लोग आके पूछते हैं सर ये पेट्रोल कितना खाते हैं? एग्जैक्टली। तो इस तरह के क्वेश्चन चलते रहते हैं। ये शौक ऐसा है ख़वातीनो ज़ात कि इसमें फिर आप पैसे नहीं देखते, बस शौक है तो फिर आपने करना है तो करना है। निम्रा कोई मैसेज देना चाहोगी बच्चियों नहीं, को? बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ गर्ल्स आगे बढ़ो, निकलो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो और देखें गर्ल्स के लिए ये सबसे बेटर है कि वो उन लोगों को भी ये सब कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस इससे आता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच, बहुत you, शुक्रिया बहुत आपका शुक्रिया तीनों का, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके से आप ये मोटर बाइक जिम्मेदारी के साथ चला सकें ताकि Thank रोल you. मॉडल्स बन सकें उन बच्चों के लिए जिनको हैवी बाइक चलाने का शौक है। थैंक यू सो मच, Thank you, बहुत thank शुक्रिया। you, बहुत रिमशा, शुक्रिया। आपने पहले माइक पकड़ लिया, मुझे मुझे पता शुक्रिया था आपने मुझे कहना है। हाँ नहीं, मैं बातें भी की हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है। अनम का भी शुक्रिया अदा करते हुए रिमशा, थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें, बहुत Thank you सारी so दुआएं much. Thank you. और बहुत सारी क्लैप में। ख़वातीनो ज़ात, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। ओवर टू रिमशा, बहुत सारी क्लैप में।